गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो क्या कुछ नया है आज के हमारे इस अंक में? आइए इसके लिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की। खेती किसानी सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे हैं, नई नई तकनीकों को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे किसान उन तकनीकों को अपनाकर उन्हें अपने लिए फायदेमंद बना सकें। इसी संदर्भ में और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने बात की पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों से। आइए आपको दिखाते हैं इस बातचीत की झलक। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन ये योजनाएं तभी फलीभूत होंगी जब किसान समय और उपज का सही इस्तेमाल करेंगे। इससे मुनाफा दुगना नहीं बल्कि कई गुना किया जा सकेगा, वो भी कम से कम संसाधनों में। पिछले कई सालों में PAU ऐसे ही कार्य कर रहा है जो किसानों के जीवन में उन्नति के द्वार खोल रहे हैं। इसी संबंध में आज बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों से। आज हमारी टीम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, और हमारे साथ हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर श्री BS ढिल्लों साहब, जो डॉक्टर ढिल्लों साहब को सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। मैं फार्मर को कहता हूं कि आप डबलिंग फार्मिंग इनकम की बजाय डबलिंग प्रॉफिट की बात करें। डबल ऑफ प्रॉफिट्स की प्रॉफिट, क्योंकि हम जो लागते हैं ना, हम देखते हैं पंजाबी कल्चर ऐसा है कि अगर डकैत साहब का 50 मन निकला है दान, तो मैं कहता हूँ मैंने 60 मन निकालना है। 10 की होड़ होती है कि हम आगे जाएं। और उसमें बेशक खाद ज़्यादा या स्प्रे ज़्यादा कर दूँ, उसकी परवाह नहीं जी। अगर डकैत साहब का हरा है धान तो मैंने ज़्यादा हरा करना है, मैंने काला करना है, बल्कि जो पौधा है कि ज़्यादा। तो अगर ज़रूरत के अनुसार हम लागतें करें, बेशक वो खाद है, बेशक वो इंसेक्टिसाइड है, और हिसाब किताब रखें सारा, तो हम डेफिनेटली अपना इनकम, अपना लाभ, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कुछ भैंसें रखी हों, कुछ गायें रखी हों, और हमारे यहाँ तो वेटरनरी की यूनिवर्सिटी अलग होगी, तो हम ज़्यादा एम्फेसिस हमारे पास है हनी बी, शहद की मक्खी और मशरूम। शहद की मक्खी में जो शहद की मक्खी से हनी बनाते हैं, एक तो जंगल में बनता है ना, वैसे कुदरती, उसमें 40% हनी पंजाब में बनता है। फॉरेस्ट्री वाले नहीं, फॉरेस्ट नहीं, दूसरा वाला। अच्छा, जो हम का पालन करते हैं। पालन करके वी आर नंबर 1 इन इंडिया। ओके, इन पंजाब में नंबर 1 उसको पेरी हनी कहते हैं। अच्छा। और उसमें PAU ने बहुत बड़ा रोल, PAU से शुरू हुआ वो। बट हनी बी का मैं बताना चाहता हूँ कि 1960s में ये इटालियन हनी बी इंट्रोड्यूस की थी PAU ने। तो उसको अब धीरे धीरे अब तो सारे देश में चल रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। गेहूं बीज लिया, धान बीज लिया, उसके बाद टाइम है, गायें भैंसें रख लो, ये काम कर लो, छोटी मोटी दुकान पालो, कुछ कर लो। तो ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हम फसलों की बात करें, इन फसलों पे चलें थोड़ा बहुत, जहाँ पे
जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें हमें फ्रूट्स में कीनो बहुत बढ़िया चल रहा है। नंबर 2 गुआवा, अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है, हमारी बहुत अच्छी किस्में हैं। पहले आम ज़्यादा था, नंबर 2 आम था, अब गुआवा नंबर 2 पे आ गया। और गुआवा का जूस बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसके लिए फैक्ट्री वगैरह लगनी चाहिए, इंडस्ट्री आए तो फिर उधर स्कोप ज़्यादा है। अगर हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल में नंबर 1 सीड पोटैटो है, आलू का बीज, पंजाब से जाता है सारे इंडिया में। हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि जहाँ वायरस नहीं होती है, दोआबा रीजन जो है, जलंधर एरिया जो है ना, जहाँ वायरस फ्री सीड होता है, और ये इट इज़ वेरी वेरी वेल नोन थ्रू आउट इंडिया, बंगाल कर्नाटका तक वहाँ जहाँ से बीज जाता है। नंबर 2 पे आ रही है मटर की फसल, मटर से बहुत एरिया बढ़ रहा है। अच्छा, और बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर फ्रीजिंग का काम हो जाए थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी आप बेच सकते हैं। तो आप ये पीओयू किसानों को साथ जोड़ करके ये कहना चाह रही है कि आप प्रोसेसिंग भी साथ साथ करता चाहिए, जिससे वो बहुत ज़रूरी है, इनकम में अच्छा वृद्धि हो। अगर हमने इनकम या प्रॉफिट को बढ़ाना है, पहले तो अपनी लागतें ज़रूरत अनुसार करें, हिसाब किताब रखें, लागत को कम करना। हाँ, जहाँ आपको लोग ज़्यादा है वहाँ कर लो। अगर आपको 100 रुपये लगाने से 110 रुपये डाइवर्सिफिकेशन पे जाना, डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है, फलों में, सब्जियों में। एक हमने शुरू किया है, वो बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। हम छोटे छोटे पैकेट में पहले तो सब्जियां देते थे, 4-5 साल से हमने छोटे पैकेटों में दालें और तेल बीज भी देने शुरू किए। तो ओवरऑल किसानों की के लिए आप दिन रात चिंतित होकर के आप इस तरह से हर चौतरफा उनके विकास के प्रयास में लगे हुए हैं। बड़ी टीम है, टीम साथी काम करते हैं। हमें पंजाबी में कहावत है, लड़े फौज ना सरदार दा, तो हमें इन लोगों ने पद्मश्री दिला दिया, इनकी मेहनत है। और यूनिवर्सिटी को भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड ICAR का मिला है 2018 में। यूनिवर्सिटी को बेस्ट इंस्टीट्यूशन ICAR जो देती है ना थ्रू आउट इंडिया 5 साल के काम पे, यूनिवर्सिटी को बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड मिला। तो ये कहना उचित होगा कि सर अपने टीम को श्रेय देते हुए यूनिवर्सिटी को जो बेस्ट अवार्ड की मिली, इसकी पूरी श्रेय टीम को देती है, और अपनी पद्मश्री की भी श्रेय वो अपनी टीम को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके DD किसान की तरफ से, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप किसानों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से चल के आए, और हमारी प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आया करिए। धन्यवाद। तो कैसे बढ़ाई जाए हमारे किसानों की आमदनी, इसके बारे में आपने अभी विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे भैंस पालन के बारे में। भैंस पालन हमारे पशुपालक करते आ रहे हैं और इसमें सफलता भी हासिल करते हैं, लेकिन इसमें जो नई नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, नए नए तरीके लाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। तो किस तरह से वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर आप भैंस पालन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भारत में कृषि के साथ साथ दुधारू पशुपालन काफी लोकप्रिय है। करीब 23% ऐसे परिवार हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है।
इससे हमारे देश में दूध और दूध से बने उत्पादों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में पशुपालन में भैंस पालन ज्यादा प्रचलित है। अच्छी नस्ल की भैंसों से दूध उत्पादन भी अच्छा मिलता है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के साथ डेयरी किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत देश में लगभग 1.5 करोड़ किसान 203 दुग्ध संघों के साथ जुड़े हुए हैं। इस अभियान का फायदा लेकर इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार आर्थिक मदद कर सकेगी और किसान अपनी आय को बढ़ाने में हर संभव कदम उठा सकेंगे। अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ पशु की खास देखभाल भी करनी होती है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा और 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल या अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा। इनमें से कोई भी एक खल को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चोकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर संतुलित दाना बना सकते हैं। आहार के साथ भैंसों का आवास भी आरामदायक होना चाहिए। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो सर्दी, गर्मी और बरसात में पशु को सुरक्षित रख सके और साथ में हवादार भी हो। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंहपका, गलघोटू का टीका लगवाना चाहिए। देश भर में टीकाकरण के माध्यम से पशुधन हानि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। डेयरी व्यवसाय शुरू करने से लेकर उत्पाद की खपत तक में सरकार सहायता कर रही है। साथ ही ये ऐसा व्यवसाय है जिसकी मांग कभी कम नहीं होती। इसीलिए जो भी किसान इसे शुरू करना चाहता है या बढ़ाना चाहते हैं, वो योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंहपका, खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो अभी आपने पशुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल,
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का। आज के हमारे कामयाब किसान हैं सत्यवान जी, और किस तरह से इन्होंने ये सफलता हासिल की है, कामयाबी का ये मुकाम हासिल किया है, जानते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय बनी रहती है। वो अपने खेतों में हर तरह की फसलें लगाते हैं। पैदावार लेने के बाद फसल अवशेषों का इस्तेमाल सत्यवान पशु आहार के रूप में करते हैं। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं जो दूध से कई गुना लाभ देता है। उनके खेतों में जैविक फसलें उगाई जाती हैं, जिसके लिए वो बायोगैस से बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें मोटा दाम भी मिलता है। इससे देखा जाए तो उनके सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की है। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है, और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताज़ा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है। और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की स्लरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री से किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वो अपनी फसल को सीधे बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकता है।
इसके साथ ही सत्यवान ने करीब 35 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो इनके कामों में सहायता करते हैं। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच कई मायनों में ये बात कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाव वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डालते हैं 3 नए कृषि कानूनों पर और जानते हैं क्या है इनके फायदे। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम गतिविधियों में किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इसके माध्यम से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलती है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे तमाम उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य पर मिलते हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में एफपीओ किसानों की आमदनी दुगना करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2016 से जनपद के विकास पथ संगठन के माध्यम से किसानों को जोड़कर गुणवत्ता परक बीज और जैविक उर्वरक उत्पादन का काम शुरू किया गया। 900 से अधिक किसानों के इस संगठन ने फसल उत्पादों की बिक्री के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है विकास पथ शेड्यूल की, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रेट में जा रहा है। यानी मान के चलिए आपकी ये अगर 8 का जाता है मटर तो वो 14 की जा रही, 13-14 की जाती है और पैसे की भी कोई समस्या नहीं रहती है। पहले किसानों के पास अपनी उपज बेचने के लिए मंडी के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं था, लेकिन अब किसान जहां चाहे वहां अपनी उपज बेच सकता है। इस किसान उत्पादक संगठन का आईटीसी कंपनी से अनुबंध है, जिसके बाद यहां उड़द, सोयाबीन और गेहूं आदि फसलों की बिक्री भी तेजी से हो रही है। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।